बच्चों नमस्कार, मैं शत्रुपा मिश्र आप सभी के लिए पढ़ाई तुम्हारे द्वार में बितान भाग 2 के जूझ कहानी का प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए, समझिए और इसके उपरांत घर में रहते हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों सबसे पहले एक बार फिर आनंद यादव जी का छोटा सा परिचय हम आपको देना चाहते हैं। जूझ कहानी के लेखक श्री आनंद यादव जी हैं, जिनका पूरा नाम आनंद रत्न यादव है। वे मराठी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म 1935 कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। जूझ डॉक्टर आनंद यादव जी की बहुचर्चित उपन्यास है। इसके एक छोटे से अंश को बितान भाग 2 में कहानी के रूप में समाहित किया गया है। जूझ उपन्यास को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपकी रचना नटरंग भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। बच्चों, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। यह जूझ पाठ का पहला प्रश्न है। इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं, पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष करना। इस कथा में बालक आनंद ने पाठशाला जाने के लिए बहुत संघर्ष किया। आनंदा के पिता उसे स्कूल जाने से मना कर देते हैं और खेतों के काम करवाते हैं, किंतु आनंदा को अपने गांव के बच्चों को पढ़ते देख करके उसकी भी तीव्र इच्छा होती है कि वह भी पढ़ाई करे। उसकी पढ़ाई करने की यही इच्छा उसे जीवन का एक उद्देश्य देती है। उसने विद्यालय जाने के लिए अपनी माँ से बात की और गांव के ही प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री दत्ताजी राव का सहारा लेकर के अपने पिताजी को पढ़ाई करवाने के लिए तैयार करता है। उसके पिताजी खेतों का काम और जानवरों को चराने की शर्त रखते हैं। उसे आनंदा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और अपनी पढ़ाई के साथ साथ सारे कार्यों को भी वह करता है। वह विद्यालय जाने से पहले खेत बस्ता लेकर जाता है, वहाँ खेतों में पानी देता है। खेत से ही वह स्कूल जाता है। स्कूल की पढ़ाई करके वह फिर ढोर को चराने जाता है। आनंदा ने भाषा के मास्टर सौंदल केकर जी से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ाई की लालसा बढ़ी। कविता को स्वर देना, कविता लिखने आदि की रुचियाँ उसमें जागृत होने लगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कहानी में मुख्य पात्र आनंदा के अंदर आत्मविश्वासी, कर्मठता, लगनशीलता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं, मराठी के अध्यापक श्री सौंदल गेकर जी कविता बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे उसमें रम जाते थे, साथ ही उनका गला भी सुरीला था। काव्य करने में वे रसिक थे और कविता की बारीकियों को बहुत अच्छे से जानते थे। वे कक्षा में स्वर के साथ कविता पाठ करते थे। लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान सभी बच्चों को कराते थे। उनसे ही प्रेरित होकर आनंदा अर्थात लेखक कुछ तुकबंदी करने लगे। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वे अपने आसपास के दृश्यों पर भी कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उनमें कविता रचने का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह काम करते वक्त चाहे खेतों में पानी दे रहे हों, चाहे ढोर को चरा रहे हों, चाहे कोल्हू का बैल चला रहे हों, वे हर वक्त कविता को जोर जोर से लय में आरोह अवरोह के साथ
हाव भाव और यति गति के अनुसार कविता को स्वर देते रहते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक के मन में कविता को लिख लेने के लिए, रचने के लिए आत्मविश्वास उनके भाषा के शिक्षक श्री सौंदलगेकर जी से प्रभावित होने के उपरांत पैदा हुआ। प्रश्न तीसरा है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। इसके उत्तर में बच्चों मैं यह कहना चाहूँगी, मास्टर सौंदलगेकर जी कुशल अध्यापक के साथ साथ मराठी के अच्छे ज्ञाता और एक बहुत अच्छे कवि थे। सुरीले ढंग से स्वयं की और दूसरे की कविताएं गाने में माहिर थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। पहले वे एकाध कविता गा करके बच्चों को सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का अर्थ ग्रहण कराते थे। आनंदा को कविता या तुकबंदी लिखने के लिए सौंदलगेकर जी मार्गदर्शन करते और कविता की बारीकियों को समझाते, छंद, लय और अलंकार के बारे में बताते, शुद्ध लेखन की बारीकियों को बताते, जिससे आनंदा का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वह धीरे धीरे कविताएं लिखने लगा, उन्हें स्वर देने लगा। इस प्रकार सौंदलगेकर जी के पढ़ाने की शैली से आनंदा प्रभावित हुआ और उसकी कविता के प्रति रुचि बढ़ती गई। जूझ पाठ का चौथा प्रश्न है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर चराने ले जाते समय, खेत में पानी डालते समय या कोई भी काम करते समय उसे बहुत बोरियत महसूस होता, अकेलापन उसको वखरता। किंतु जब से उसे कविता से लगाव हुआ, वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोए रहते। कब खेतों की क्यारियां भर जाती, उन्हें समय का एहसास ही नहीं होता। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगे, कविताओं के अर्थों से खेलते हुए आगे पीछे जाते, खेतों में पानी लगाते और खेतों में पानी लगाते लगाते वे अभिनय करते। मास्टर की तरह ही दूसरी कविताओं में भी अभिनय करके पढ़ते। अब उन्हें अकेलेपन अच्छा लगने लगा था और अकेले में कविता गाते, अभिनय करते और नृत्य भी करते थे। पांचवा प्रश्न है बच्चों, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिताजी का? तर्क सहित उत्तर दें। बच्चों, लेखक का मत है कि जीवन भर खेत में काम करके कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं ना कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बना लूँगा। दत्ताजी राव जी को जब पता चलता है कि लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं, तो दत्ताजी राव जी आनंदा के पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तू सारा दिन क्या करता है? बेटे और पत्नी को खेतों में जोतकर तू घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेजो, यदि तुम नहीं भेजोगे तो आनंदा को मैं पढ़ाऊंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके बावजूद वे आनंदा को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे और आनंदा के सामने बहुत सारी शर्त रखते हैं। इस प्रकार मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही है। लेखक के पिताजी पढ़ाई के महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए वे आनंदा को दत्ताजी राव के कहने पर स्कूल तो भेज दिए, किंतु शर्तों में बांधकर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
आनंदा के पिता की सोच बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जबकि लेखक और दत्ताजी राव की सोच व रवैया बहुत ही अच्छी थी। छठवां प्रश्न है, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। बच्चों, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक को अपनी मां के साथ मिलकर एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेते और सच बता देते कि उन्होंने ही दत्ताजी राव से मिलकर अपने पिताजी को बुलवाकर स्वयं को स्कूल भेजने की बात कही है तो आनंदा के पिताजी दत्ताजी राव जी के घर नहीं जाते, उल्टा दोनों माँ बेटा की खूब पिटाई करते, लेखक को खेती में झोंक देते और फिर लेखक की पढ़ाई भी नहीं हो पाती। लेखक के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई थीं वे जागृत ही नहीं हो पाती, इसलिए उन्होंने झूठ का सहारा लेकर के बहुत सही किया। बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि यदि किसी अच्छे कार्य के लिए झूठ बोलना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, किंतु वो झूठ ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को भी किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। बच्चों, ये थे जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप घर में रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान दीजिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए और इसके साथ ही घर में और भी जो सदस्य हैं सभी का ध्यान रखिए। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए प्रकरण के साथ। तब तक बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।